इतिहास गवाह है कि जब जब जग किसी पर हंसा है तो इतिहास उसी ने रचा है। और मुझे पता है जब 20 डेज प्लेज स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने कहा इट इज अ फ्लॉप सीरीज, काम ही नहीं कर सकता, इतना बड़ा सिलेबस, इतने डिटेल कॉन्सेप्ट्स, 6-6 महीने तक सिलेबस चलता है, कैसे 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम लोग यहां खड़े हैं डिफाइंग ऑल द ऑड्स। तो चलो शुरुआत करते हैं एक और चैप्टर की जिसका नाम है सेट, रिलेशंस और फंक्शंस। शुरू करते हैं। तो भाइयों सेट, रिलेशन, फंक्शंस एक छोटा सा पोर्शन है ऑफ द मैथमेटिक्स। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए चैप्टर आने वाले हैं। सबसे छोटा और सबसे इजी चैप्टर इन द एंटायर मैथमेटिक्स अगर कोई है तो वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो भाइयों सेट, रिलेशन, फंक्शंस का भी मैंने चैंपियंस वाला चार्ट बना लिया। पूरा का पूरा चैप्टर सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में और तीनों के अंदर 2-2 बच्चे वापस से होंगे। एक होगा बेसिक्स यानी मेन कोर कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो चलो शुरुआत करते हैं सेट्स के साथ। यो सेट्स की डेफिनेशन कहती है इट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा डेफिनेशन बहुत आसान है। इट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एनालाइज करते हैं डेफिनेशन को। अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो ये एक सेट है क्योंकि यहां पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें पता है कि 1 ही है, 2 ही है, 3 है और 4 है। वी आर वेरी क्लियर विद इट। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। सेट्स में रिपीटेशन मैटर नहीं करता, यानी कि अगर मैं यहां पे 4 4 4 3 बार भी लिख दूं तो भी फाइनली मेरा सेट 1 2 3 4 ही कहलाएगा। सेट्स में रिपीटेशन मैटर नहीं करता बिकॉज सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक सवाल पूछ रहा हूं, इस बात का जवाब देना। मैंने लिखा A इज अ सेट ऑफ 10 फेमस बॉलीवुड एक्टर्स। बताओ सेट है या फिर नहीं है। तो देखो यहां पे ना ऑब्जेक्ट्स भले ही डिस्टिंक्ट हो, भले ही नाम रिपीटेडली ना है, भले ही ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है और यूनिक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है। मुझे बताओ मेरे 10 बॉलीवुड एक्टर्स दूसरे हो सकते हैं, तुम्हारे 10 बॉलीवुड एक्टर्स दूसरे हो सकते हैं, किसी और के 10 बॉलीवुड एक्टर्स बहुत ही दूसरे हो सकते हैं। मुझे सलमान खान पसंद हो सकता है, तुम्हें शाहरुख खान पसंद हो सकता है, किसी को राजपाल यादव पसंद हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस मेरे भाई। 10 एक्टर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट ही नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो सेट वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तभी जाकर वो सेट कहलाएगा। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैंने मुंह पीला कर दिया वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब अगला सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है या सेट्स को एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है। तो पहले एक्सप्रेशन सिखा देता हूं। सेट को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, एक कहलाता है रोस्टर फॉर्म और एक कहलाता है सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स जब आप करते हो तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे मैंने लिखा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, तो ये पूरा एक सेट है। यहां पे मैंने हर एक का नाम लिखा है तो ये रोस्टर फॉर्म है। सो ए इज अ सेट, मैंने हर एक प्लेयर का नाम लिखा है, लिस्ट किया है उनको, तो ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन मान लो मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं उन सब ने वर्ल्ड कप खेला हो, मतलब जितने भी इंडिया के प्लेयर्स अभी तक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं उन सबका ग्रुप करके एक सेट बनाना है। अब बताओ मैं सेट कैसे बनाऊं। मुझे तो नाम लिखना पड़ेगा, विराट कोहली, MSD, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, लक्ष्मीपति बालाजी, इरफान पठान, जहीर खान। ऐसे में लिखते चले जाऊंगा, रात हो जाएगी, अगला दिन निकल आएगा तो भी मेरा सेट कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं फिर उस केस में सेट को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू X वेयर
X is every Indian cricketer who has played a World Cup. क्या अब ये लिखना आसान है? क्योंकि मैं सारे इंडियन प्लेयर्स के नाम तो नहीं लिख सकता, पर मैं इसको डेफिनेशन वाइज बोल सकता हूं कि A is a set of X elements where X is every Indian who has played the World Cup. तो बहुत आसान हो गया आप सेट बनाना. दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और लिस्टिंग पॉसिबल नहीं होती तो हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं. लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई ऐसा सेट बनाना है बैट बॉल MHD. क्या ऐसे सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाऊंगा? क्या लिखूंगा? X क्या है? क्योंकि यहां रिलेशन नहीं है ना. बैट है फिर बॉल है और फिर MHD आ गए. देयर इज नो रिलेशनशिप. तो यहां पे मैं डेफिनेशन वाइज कुछ लिख नहीं पाऊंगा, तो यहां सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बन पाएगा. तो ऐसे सेट्स को मुझे लिखना पड़ेगा इन द रोस्टर फॉर्म. समझे? यानी कुछ जगह रोस्टर यानी लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स काम आएगा और कुछ जगह सेट बिल्डर फॉर्म काम आएगा. तो दो टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं सेट के, एक होता है रोस्टर और एक होता है सेट बिल्डर. तो भाइयों अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में. एक होता है भाइयों यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है. जैसे हम लोग अगर क्रिकेट के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा एवरी पर्सन हु हैज एवर प्लेड क्रिकेट ऑन दिस प्लैनेट. वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट. मतलब जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट. दूसरा टाइप ऑफ सेट है सबसेट. याद रखना, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B, देन A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपरसेट ऑफ A. पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे. पहले लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे. तो भाइयों व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B, देन A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपरसेट ऑफ A. याद करो, हम लोग ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल बनाते थे, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता था वो बड़ा होता था. यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है. तो जब A इज सबसेट ऑफ B मतलब A छोटा है और B बड़ा है, क्योंकि A सबसेट है, B सुपरसेट है, उसका सबसेट है A, तो A लिखेंगे और जो C बनेगा वो B की तरफ बनेगा. और अगर मुझे सुपरसेट लिखना है तो B इज सुपरसेट ऑफ A, जो C बनेगा वो अभी भी किसकी तरफ बनेगा? B की तरफ. तो जो बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला होता है. तुम लोग ऐसे भी साइन याद रख सकते हो सबसेट और सुपरसेट का. मैं बताता हूं सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं विद एन एग्जांपल. तो भैया एक सेट है B 1 2 3 4 5 6. एक सेट है A जिसमें है 1 2 3 4. क्या A का हर एक एलिमेंट B में आता है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B. जी हां, यानी A इज सबसेट ऑफ B. मुंह किसकी तरफ खुला है? B की तरफ. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अच्छा, अगर A ऐसा होता तो 1 2 3 5 9 और B अभी भी सेम रहता 1 2 3 4 5 6. तो बताओ क्या A अब B का सबसेट हुआ? डेफिनेशन के सबसेट की एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी प्रेजेंट इन B. पर यहां पे A के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. इसको तुम लोग उल्टी तरीके से भी लिख सकते हो, A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सुपरसेट ऑफ A. ऐसा भी लिखा जा सकता है. तो भैया सिंपल है, सबसेट और सुपरसेट. अच्छा भाइयों, बेसिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर. तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट. जैसे अगर एक सेट है 1 2 3 4, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 4. तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4. एक सेट है A B C D E, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 5. तो यहां पे कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5. अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ वोवेल्स A E I O U, कितने एलिमेंट्स है? 5. तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5. अगर मैं बोलता हूं एक सेट है 1 to 100, कितने एलिमेंट्स है? 100. तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 100. तो कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. कैसे यूज होगा आगे जाके डिस्कस करते हैं. पहले एक और सेट पढ़ते हैं जो कहलाता है नल सेट. नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. कुछ नहीं कर रहे, सर्कल बनाना, सर्कल को क्रॉस कर देना है. दिस इज कॉल्ड फाई. अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कौन सा ऐसा प्लेयर है
जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दोहरा शतक लगाया हो। आई रिपीट, T20 में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने दोहरा शतक लगाया हो एट एन इंटरनेशनल लेवल? और जवाब आएगा ऐसा तो कोई भी नहीं है। T20 में दोहरा शतक तो किसी ने नहीं लगाया। 100 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन दोहरा शतक T20 में नहीं लगा। देयर इज नो प्लेयर हु हैज एवर स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन T20। इसका मतलब है कि ये नल सेट है। ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, वो नल सेट होता है। तो भैया नल सेट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और वो ये कि जिसका कोई नहीं होता उसका नल सेट तो होता ही होता है। मतलब नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। तो देखो, अब हम लोग यूज करते हैं कार्डिनल नंबर और नल सेट को। हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो देखो, अगर कोई सेट दे रखा है और तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। और अगर तुम्हें चाहिए प्रॉपर सबसेट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। समझाता हूं। अगर मैं बात करूं कि एक सेट है 1 2 3, तो एक एक कितने सबसेट बन सकते हैं? तो देखो, एक सेट तो हो सकता है 1 का, एक सेट हो सकता है 2 का, एक सेट हो सकता है 3 का, एक सेट हो सकता है 1 2 का, एक सेट हो सकता है 1 3 का, एक सेट हो सकता है 2 3 का, एक सेट हो सकता है 1 2 3 का, और एक सेट हो सकता है 5। तो भैया कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स बने हैं फ्रॉम द सेट ए। तो अगर तुम लोग चेक करो, मैंने यही तो लिखा है 2 to the power n। n मेरा क्या है? कार्डिनल नंबर, यानी 2 का क्यूब, क्योंकि एक एक अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? एक प्रॉब्लम है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 ये तो सेम ही है। तो इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि जब सेम ही सेट को सबसेट माना जाए तो वो गलत है। इसलिए तुम प्रॉपर सबसेट बोलो। प्रॉपर सबसेट में ये वाला आइटम इंक्लूड नहीं होगा जो इक्वल टू ए है। प्रॉपर सबसेट में ऐसा सेट जो कि इक्वल सेट है, जो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल सेट जैसा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हुआ 2 to the power n-1, यानी कि 7 सेट्स। उसमें ये 1 2 3 वाला सेट नहीं आएगा। तो याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। भाइयों, अगली टर्म आती है इक्वल सेट। यहां मैंने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। सबसेट में क्या होता था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होते थे, पर जरूरी नहीं है बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें ए के पास 1 2 3 4 थे, बी के पास 1 2 3 4 5 6 थे। तो बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है, पर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट ऑफ बी था। पर अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए 1 2 3 और बी लिखा हुआ है 3 2 1, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स में, तो बताओ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब है ये दोनों कहलाएंगे इक्वल सेट्स। तो भैया जब ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ये कहलाता है इक्वल सेट्स। भाइयों, नेक्स्ट हम आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का सिंपल सा रूल है, अंदर के एलिमेंट क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतना देखना है मेरे भाई कि नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है दोनों सेट्स का। अगर दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होता है तो हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैंने यहां पर एक सेट लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 और b लिखा 5 6 7, तो एनी एलिमेंट ऑफ a इज नॉट प्रेजेंट इन b एंड एनी एलिमेंट ऑफ b इज नॉट प्रेजेंट इन a, पर फिर भी इन सेट के बीच में रिलेशनशिप है, ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इसलिए कहलाएंगे भाइयों क्योंकि n ऑफ a बराबर है n ऑफ b के। कार्डिनल नंबर दोनों ही सेट का 100% सेम है। इसका कार्डिनल नंबर आ रहा है 3, इसका कार्डिनल नंबर आ रहा है 3। कार्डिनल नंबर क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जब दो सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट।
भाइयों एक अंतिम टाइप ऑफ सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। अगर सारे सबसेट का सेट बना दिया जाए तो वो कहलाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल देता हूं, ए था 1 2 3, इसके सबसेट्स बने थे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और 5। अगर मैं इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना दूं तो ये कहलाएगा भाइयों पावर सेट। तो बहुत आसान है यार, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो भाइयों ये हो गई सेट्स की कहानी खत्म। सेट्स की कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर देखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर सेट्स पूरी तरीके से भरा हुआ है, वेन डायग्राम्स ही वेन डायग्राम्स है, तो बचा हुआ सेट वहां कवर हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशंस की। तो भैया रिलेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हर एक सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी इज कॉल्ड एज रिलेशन। समझाता हूं, अगर मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिखा 1 2 3, ये नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट सेट इज नॉट 5, जो 5 होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो a इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने a लिख दिया। फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 3,4, ये b भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करता हूं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमेशा मुझे मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब पहले a आएगा और फिर b आएगा, पहले एलिमेंट होगा a सेट का और फिर एलिमेंट होगा b सेट का। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, सीक्वेंशियली नंबर बाय नंबर। पहले 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो हो गया 1 3, ठीक है। फिर 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये हो जाएगा 1 4। 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2 3। 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये हो जाएगा 2 4। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 3 3। 3 मल्टीप्लाई होगा अगर 4 के साथ तो ये हो जाएगा 3 4। इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सब कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का तुम लोग कोई भी सबसेट निकाल लो वो रिलेशन कहलाएगा। जैसे 1,3 1,4 ये एक रिलेशन है, 2,3 2,4 ये भी एक रिलेशन है, 3,3 भी एक रिलेशन है। तुम लोग जितने सबसेट निकाल लो फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कहलाएगा रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करो a इंटू बी, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर कोई भी सबसेट है यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी टुकड़े कर लो तो वो रिलेशन कहलाता है। तो अब रिलेशंस कैसे हो सकते हैं भाई, रिलेशंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे रिलेशन हो सकता है 1 to 1, यानी कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है, 1 मैप कर रहे हैं 3 के साथ और 2 मैप कर रहे हैं 4 के साथ। जैसे हस्बैंड वाइफ 1 to 1 रिलेशन होती है, एक हस्बैंड का एक वाइफ का एक हस्बैंड। ऐसा नहीं हो सकता एक हस्बैंड की 2 वाइफ और 2 वाइफ का एक हस्बैंड। तो 1 to 1 रिलेशन यानी हस्बैंड वाइफ। फिर हो सकता है 1 to many में यहाँ पे हो सकता है 1 2, यहाँ पे हो सकता है 3 4। तो 1 3 से भी मैप कर रहे हैं और 1 4 से भी मैप कर रहे हैं। तो देखो 1 to many है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं 1 to many। फिर हो सकता है many to 1। many to 1 मतलब 1 और 2 दोनों एक साथ मैप कर रहे हैं 3 के साथ, दिस इज many to 1। और लास्टली हो सकता है many to many, 1 3 के साथ भी मैच कर रहे हैं, 1 4 के साथ भी मैप कर रहे हैं, 2 3 के साथ भी मैप कर रहे हैं, 2 4 के साथ भी मैप कर रहे हैं। देखो 1 to 1 हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना। 1 to many कैसे हो सकता है, मैं पिता हूं मेरे 2 बच्चे, तो 1 to many फादर का नाम आएगा ए सेट में और बच्चों का नाम आएगा बी सेट में, तो 1 to many मैपिंग हो जाएगी। many to 1 कैसे हो सकता है भाइयों, सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट है लेकिन कोर्स तो एक है, तो सब्जेक्ट एक साइड लिखे और कोर्स एक साइड लिखा तो many to 1 हो जाएगा। many to many कैसे हो सकता है भाई सारे अगर दोस्तों के नाम लिख दूं सेट ए में भी और सेट बी में भी तो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी many to many। तो हस्बैंड वाइफ 1 to 1, 1 to many फादर चिल्ड्रन, many to 1 सीए फाउंडेशन का कोर्स, और many to many जब सबके आपस में रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स भाई। दिस आर दी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो भाइयों हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रिलेशन डिस्कस कर लिया था, अब हम लोगों को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव। देखो अगर कोई सेट है 1 2 3 4
अगर कोई सेट है 1 2 3, सपोज 1 2 3, तो अगर कोई रिलेशन मुझे ऐसा मिलता है 1 1 2 2 और 3 3, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। खुद का खुद के साथ, जैसे इक्वल्स टू, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है। भैया मैं तो खुद के बराबर ही हूंगा ना, x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू z, यानी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बने, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जब खुद का खुद के साथ रिलेशनशिप होता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जब खुद का खुद के साथ रिलेशनशिप होता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो अगर किसी सेट में ए है, बी बी है, सी सी है, मतलब वो सेट रिफ्लेक्सिव है। ये सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर मान लो कोई सेट है 1 2 3, और अगर मैं कोई रिलेशन बना रहा हूं तो अगर 1 2 उसमें है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 2 3 उसमें है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब a b और b a, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन द रिलेशन, तो वो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपल है यार, खुद का खुद के साथ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, खुद का दूसरे के साथ रिलेशन इज द सेम रिलेशन जो उसका मेरे साथ है। अरे सिंपल सी बात है यार, मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम भी तो मेरे भाई हुए। तो प्रतीक कॉमा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमा प्रतीक, ये दोनों ही चलेंगे, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। मैं खुद का भाई हूंगा क्या? नहीं। तो मैं रिफ्लेक्सिव तो नहीं हूं, भाई वाला रिलेशनशिप इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट इट इज सिमेट्रिक। इफ ए इज अ ब्रदर टू बी, देन बी इज ऑल्सो अ ब्रदर टू ए। तो जब हम लोग a b और b a लिखते हैं तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। फाइनली आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। अगर मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, तो अगर मुझे कोई ऐसा रिलेशन मिलता है जिसमें 1 2 है, फिर 2 3 है और 1 3 है, तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यार सिंपल है यार, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा, इसका मतलब है ट्रांजिटिविटी है। ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है और सी वापस से ए से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। तो भाइयों, जब तीन वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ए बी से, बी सी से और सी वापस ए से, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। तो खुद का खुद से रिफ्लेक्सिव, मेरा दूसरों से और दूसरों से मेरा सिमेट्रिक, मेरा दूसरों से, दूसरों का तीसरों से और तीसरों का मुझसे सेम रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं और क्लैरिफाई करता हूं। अगर मैंने बोला इज स्मॉलर देन, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। अगर मैं बोलता हूं ए इज स्मॉलर देन बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं b इज स्मॉलर देन a? ये गलत हो जाएगा। अगर a इज स्मॉलर देन b है तो b इज नॉट स्मॉलर देन a, b विल बी ग्रेटर देन a। तो भैया ये सिमेट्रिक तो नहीं है, बिकॉज a का जो रिलेशन b के साथ है वो रिलेशन b का a के साथ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ हो, स्पाउस वाला रिलेशनशिप हो, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर कोई और मेरी स्पाउस है तो मैं भी तो उसका स्पाउस होऊंगा ना। इफ शी इज माई वाइफ आई विल ऑल्सो बी हर हस्बैंड। एक साइडेड रिलेशनशिप तो होगी नहीं। तो अगर स्पाउस वाली रिलेशनशिप है तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन इज स्मॉलर देन में जो रिलेशन ए का बी के साथ है वो बी का ए के साथ नहीं है। अगर ए स्मॉलर देन बी है तो बी ए से स्मॉलर नहीं हो सकता, मतलब ए कॉमा बी तो है पर बी कॉमा ए नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो देखते हैं, ए स्मॉलर देन बी, क्या ए स्मॉलर देन ए हो सकता है? ए का पेयर बन सकता है क्या? तो ए खुद के स्मॉलर कैसे होगा? ए खुद के बराबर हो सकता है, स्मॉलर नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी खत्म हो जाते हैं। ना ही ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ए स्मॉलर देन बी, बी स्मॉलर देन सी, तो क्या ए स्मॉलर देन सी होगा? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, और क्या ए सी से छोटा होगा? बिल्कुल हाँ। अगर बी 200 है, ए 100 है और सी 300 है,
तो a smaller than b, 100 is smaller than 200 and 200 is smaller than 300. It automatically means that a is smaller than c, यानी 100 is smaller than 300. मतलब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे a कॉमा b आ रहा है, b कॉमा c आ रहा है और फिर से आ रहा है a कॉमा c. तो अगर ऐसे रिलेशनशिप होल्ड करती है तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव. अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं. इज परपेंडिकुलर टू, बताओ ये रिलेशन कैसा होगा. लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2. चलो एक ये मैंने लिख दिया, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2. तो क्या लाइन 2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 1? ये बिल्कुल सही है, मतलब सिमेट्री हो गई. 1,2 एंड 2,1 ये दोनों आ सकते हैं इस रिलेशन के अंदर. तो सिमेट्रिक तो है भाई, सिमेट्रिक तो कंफर्म है. चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या. लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, ऐसा चल देगा क्या. लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1. तो भैया कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होती है. अगर मान लो मैं दो लाइंस ड्रॉ करूं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो लाइन 2 भी तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है. पर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होती है. तो ये वाली रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता. अच्छा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं. अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है टू लाइन 2 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है अगर टू लाइन 3, तो जरूरी है क्या कि लाइन 1 भी परपेंडिकुलर होगा लाइन 3 के? दिस इज नॉट नेसेसरी. जैसे मैंने एक लाइन यहां खींच दी, दिस इज लाइन 3, तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, लाइन 2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 3. पर लाइन 3 इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन 1, जबकि लाइन 3 तो पैरेलल है लाइन 1 के. तो ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता. तो इज परपेंडिकुलर टू इज नॉट अ ट्रांजिटिव केस, नॉट अ रिफ्लेक्सिव केस, इट इज ओनली सिमेट्रिकल. तो ऐसे तुम्हें देखना है, अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा हो तो रिफ्लेक्सिव, अगर खुद का दूसरों के साथ बन रहा हो, दूसरों का भी तुमसे सेम रिलेशन है तो सिमेट्रिक. लेकिन अगर तुम्हारा दूसरों से और दूसरों का तीसरों से रिलेशन है और तीसरे व्यक्ति का तुमसे सेम रिलेशन है तो उस केस में ट्रांजिटिव. अब याद रखना, अगर तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर सारे के सारे रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन. जैसे इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूं इज इक्वल टू, तो अगर a इज इक्वल टू b तो b इज ऑल्सो इक्वल टू a, मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया भाइयों, सिमेट्रिक हो गया. क्या a इज ऑल्सो इक्वल टू a? हाँ, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया. क्या a इज इक्वल टू b है अगर और b इज इक्वल टू c है तो क्या a इक्वल टू c होगा? हाँ, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया. तो अगर इज इक्वल टू सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन. तो भाइयों खत्म हो गया रिलेशन, बस इतना ही था. तो सीधे चलते हैं फंक्शंस की तरफ. एक बार फंक्शन खत्म करेंगे फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो भैया ये फंक्शन क्या होए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन. ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो भैया फंक्शन वो होता है जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता. लिखते हैं पहले फिर डिस्कशन करेंगे. तो देखो ये सिंपल है, मैंने एक रिलेशन लिखा 1,2, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,5 या 3,5. तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से? 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 3,5. फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है? कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. सेकंड सेम हो चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. यहां पे देखो 1 सेम है, 3 बार आ गया है 1, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली रिलेशन. फंक्शन कैसा होगा? 1,2, 2,3, 3,2, 5,4. बताओ
यहां पे सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 5 है। इसको अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से तो तुम्हें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये मैंने लिखा A, ये मैंने लिखा B। A में है 1 2 3 और 5, B में है 2 3 2 4। 2 3 2 4 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 3 4। तो 1 2 3 5, 1 मैप हो रहा है 2 के साथ, 2 मैप हो रहा है 3 के साथ, 3 मैप हो रहा है 2 के साथ, और 5 मैप हो रहा है 4 के साथ। ये अलाउड है। यहां पे देखो मैनी टू 1 हो गया, क्योंकि 1 और 3 दोनों किसके साथ मैपिंग कर रहे हैं? 2 के साथ। 1 और 3 दोनों मैपिंग कर रहे हैं 2 के साथ। मैनी टू 1 हो गया, अलाउड है, अलाउड है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा होता, अगर ऐसा केस है तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे? 1 2 1 4 2 4 3 4। तो बताओ यहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं है मेरे भाई। यानी कि 1 to many केस अलाउड नहीं है। 1 to many केस इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बहुत सिंपल है यार, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहां पे 1 to many केस अलाउड नहीं है। अगर 1 to many हो गया तो इट इज नॉट अ फंक्शन। many to 1 हो चलेगा, पर 1 to many नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है वो फंक्शन नहीं है, पर ऐसा रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है वो फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है भाई, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑर्डर्ड पेयर में ए सेट होता है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन और इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। इसे प्री इमेज भी कहा जाता है, इसे कोडोमेन भी कहा जाता है और इमेज भी कहा जाता है, और डोमेन का एक और नाम है प्री इमेज। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले लिखा जाता है वो डोमेन या फिर प्री इमेज कहलाता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो रेंज, कोडोमेन या फिर इमेज कहलाता है। यही एक बेसिक चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। तो ये सब के सब डोमेन हो जाएंगे। डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और 5, रेंज हो जाएगा 2 3 2 4, यानी कि 2 3 4। दिस इज गोइंग टू बी योर रेंज। तो फंक्शन में एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज, इमेज, प्री इमेज, और रेंज का एक और नाम है कोडोमेन। तो भाइयों बेसिक्स ऑफ फंक्शन तो इतना ही है। आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो देखो कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनटू फंक्शंस कहलाते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि सारी की सारी रेंज को कवर नहीं करता, कोई ना कोई कोडोमेन छूट जाता है। जैसे 1 मैप हुआ 4 के साथ, 2 मैप हुआ 5 के साथ, 3 भी मैप हो गया 5 के साथ, क्योंकि मैनी टू 1 अलाउड है। तो क्या छूट गया? 6 छूट गया मेरे भाई। अगर 6 छूट गया है ना तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा, यानी सारी की सारी रेंज कवर नहीं की, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। अब तुम्हारे मन में सवाल हो सकता है कि सर अगर डोमेन ही नहीं रहा तो, मतलब 1 2 3 एक ऐसा फंक्शन है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b दे रखा है 2 3 4। 1 मैप हो गया 2 के साथ, 2 मैप हो गया 3 के साथ, 3 मैप ही नहीं हुआ, 3 ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो भैया ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि भैया ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, और दूसरी कंडीशन फंक्शन के सारे डोमेन कहीं ना कहीं रिलेट करने चाहिए विद द रेंज। अगर कोई भी डोमेन खाली छूटा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। रेंज खाली छूट गई तो क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। रेंज खाली नहीं छूटी तो क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। मान लो अगर ये 3 मैप हो जाता, मान लो अगर ये 3 मैप हो जाता 4 के साथ, तो ये हो जाता ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे डोमेन रेंज के साथ मैच हो गए और भैया हर एक डोमेन का आंसर आया है, तो ये कहलाता ऑन टू फंक्शन। लेकिन मान लो ये 3 मैप हो जाता 2 के साथ, जस्ट इन केस, मैनी टू 1 अलाउड है,
1 2 3 एवरी एलिमेंट इज मैप्ड विद रेंज, पर रेंज में एक छूट गया है 4, तो ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। यानी जब रेंज में कुछ छूट जाता है तो वो इनटू कहलाता है, अगर रेंज में कुछ भी नहीं छूटता तो वो ऑन टू कहलाता है, लेकिन अगर डोमेन ही छूट जाए तो वो फंक्शन ही नहीं है। भाइयों मैंने यहां स्टार बना के लिख भी दिया है, एवरी एलिमेंट शुड मैप। फंक्शन में सारे के सारे डोमेन कहीं ना कहीं रेंज से मैप करना चाहिए। तो इनटू में क्या होगा, कोई ना कोई रेंज छूट जाएगी, ऑनटू में क्या होगा, कोई भी रेंज नहीं छूटेगी। ये ऑनटू फंक्शन हो गया। फिर आता है भाइयों कांस्टेंट फंक्शन, यानी तुम लोग वैल्यू कुछ भी डालो, फाइनल आंसर कांस्टेंट ही आएगा। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा 5x/5, तो इसका आंसर भाई 5 ही आने वाला है। चाहे तुम x 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 1 लाख डाल दो, डजेंट मैटर, आंसर 5 ही आने वाला है। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, आंसर एक ही आएगा। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तुम्हारे पास एक और फंक्शन होता है जो कहलाता है रिवर्स फंक्शन। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है 2x+1, तो भाइयों 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए फंक्शन के, और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस बचे हुए हैं। इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पोजिट तो तुम लोग छोड़ ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कॉम्पोजिट फंक्शन पे बेस्ड है। तो ये 2 फंक्शंस हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।